सदियों से हमारे देश के साहित्यकारों का उद्देश्य मनुष्य की प्राणात्मा में विद्यमान दीप शिखा को जागृत करके उसकी अंतरात्मा को रोशन करना रहा है। उन्हीं साहित्यकारों को समर्पित है और उन पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। आशापूर्ण देवी का जन्म 8 जनवरी 1909 को कलकत्ता शहर में हुआ। उनका बचपन रूढ़िवादी परिवार में बीता, जहां लड़कियों की शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। पिता हरेंद्रनाथ कलाकार थे और मां सरला सुंदरी देवी साहित्य प्रेमी, परंतु संयुक्त परिवार की विचारधारा के कारण वो बेटियों को पढ़ा नहीं पाए। छत पर या घर से बाहर जाना मना था, इसलिए आशापूर्णा ने खिड़की से देखकर ही बाहर के संसार को देखा और समझा। भाइयों को पढ़ते देख आशापूर्णा मात्र 3 वर्ष की उम्र में बंगला वर्णमाला से परिचित हो गई थी। कुछ वर्ष बाद आशापूर्णा के माता-पिता अलग मकान में रहने चले गए। मां को पढ़ने का शौक था, अतः घर में एक छोटा पुस्तकालय बन गया। यहीं से आशापूर्णा के हृदय में साहित्य के प्रति अनुराग पैदा हुआ। 13 वर्ष की थी तो रचनाएं लिखने लगी। फिर तो सभी बाल पत्रिकाओं में उनकी कविता और कहानियां छपने लगी। ये एक अत्यंत सृजनात्मक व्यक्तित्व की लेखन यात्रा की शुरुआत थी। तब से आज तक आशापूर्णा लिखती ही आ रही हैं। उन्होंने बाल पुस्तकें, कहानी संग्रह, उपन्यास तथा संकलन लिखकर भारतीय साहित्य का गौरव बढ़ाया है। ये पूछने पर कि क्या कुछ ऐसा भी बाकी है जो नहीं लिख सकी, उनका कहना है, অনেকই লিখেছি, হয়তো একটু বেশি লেখা হয়ে গেছে, কারণ জীবনটা তো দীর্ঘ। কিন্তু এমন কখনো মনে হয় না যে যেটা লেখা ইচ্ছে ছিল সেটা লিখিনি। কেন, আমি তো যখনই যা ইচ্ছে লিখেছি, কোনো বাধা ছিল না। তবে এখনো লিখতে ইচ্ছে আছে, যদিও শক্তি কমে গেছে। তবু এখনকার ইচ্ছে অন্য নতুন সমাজ ব্যবস্থা, নতুন জগৎ, এই সম্পর্কে লিখতে। 1924 में 15 वर्ष की उम्र में आशापूर्णा का विवाह कालिदास गुप्ता के साथ हो गया। 3 साल ससुराल रहकर पति के साथ कलकत्ता चली आईं। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने वयस्कों के लिए पहली कहानी लिखी, पत्नी और प्रेयसी। आशापूर्णा को विद्यालय की औपचारिक किताबी शिक्षा नहीं मिली, परंतु दुनिया की रहस्यमयता से परिचय होने पर उन्होंने इंसान को पढ़ना सीख लिया। मानव की पीड़ा देखकर अंदर जो दर्द उठता, वो रचनाओं का रूप लेने लगा और पीड़ा को झेलते मानव उनके पात्र बन गए। आशापूर्णा भाग्यशाली रही कि विवाह के बाद भी उनका लेखन चलता रहा। पति से उन्हें इस क्षेत्र में भरपूर प्रोत्साहन और सहारा मिला। घर के सदस्यों को परेशानी न हो, इसलिए वो दिन भर घर के काम करती और अपने आराम के समय रात को लिखती। इस तरह गृहस्थ और साहित्य को वो एक साथ लेकर चलती रही। जीवन में इन दोनों कार्यों में कभी परस्पर टकराव नहीं होने दिया। অতি সহজেই সমন্বয় করেছি। লেখা এবং সংসার, এই দুটি যেন আমার কাছে সমান্তরাল দুটি লাইনের মতন ছিল, যে লাইনের মধ্যে আমার জীবনের রেলগাড়ি ছুটে চলেছে। কোনোদিন আমি কাউকে একের বাধা মনে করিনি, দুজনে দুজনের সম্পূরক। আমার কারণ লেখা ছিল আমার নিজের অন্তরের, আর সংসার আমার পায়ের তলার মাটি। যেটা অন্তরের জিনিসটা বলতে পারা যায়, মাথার উপর কার আকাশ। মানুষের পায়ের তলার মাটিও দরকার, মাথার উপর কার আকাশও দরকার। কেবলমাত্র আকাশে চোখ রেখে চললে জীবন সম্পূর্ণ হয় না, সে ভেস্তেই যায়। আবার কেবলমাত্র যদি মাটির দিকে চোখ তাকিয়ে চলি, তাহলে জীবনের আকাশের আনন্দ যায় হারিয়ে। কাজেই দুটোই চাই, পায়ের তলার মাটি, মাথার উপর আকাশ। আমার কাছে সংসারটি হচ্ছিল পায়ের তলার মাটি, আর আমার লেখা ছিল আমার মাথার উপর কার আকাশ।
তাই দুটিকে আমি সমানভাবে সমন্বয় করে জীবনটা চালিয়ে যেতে পেরেছি। आशापूर्णा की रचनाएं मध्य वर्ग के लोगों की घरेलू जीवन की खुशियों और पीड़ाओं से भरी हैं। उनके पात्रों में इतनी सजीवता है कि सभी घटनाएं वास्तविक प्रतीत होती हैं। जीवन में घटने वाली छोटी-छोटी बातों के प्रति लेखिका ने सच्चाई बरती है। मानवीय अनुभवों को इतनी ईमानदारी से लिखा है कि हर पाठक को वो अनुभव अपने लगते हैं। उनके उपन्यास कोई रहस्य रोमांच से भरे हुए उपन्यास नहीं होते हैं। सामान्य सामाजिक जीवन, मध्य वर्ग के लोगों के घरेलू जीवन की खुशियों और पीड़ाओं से जुड़े हुए उपन्यास या कहानियां, मगर मन को इतना छू जाती हैं वो कहानियां, इतना स्पर्श कर जाती हैं वो कहानियां कि पुस्तक समाप्त करने के बाद भी बहुत दिनों तक वो कहानी याद रह जाती है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है और अपने कथा लेखन के माध्यम बंगाल के जनमानस की जो अभिव्यक्ति उन्होंने दी है वो निराली है। आशापूर्णा देवी की कथा में मनुष्य की वो खोज है, मानवीय संवेदनाओं की वो खोज है जहां विशेष रूप में नारी पात्र की अपनी अस्मिता छिपी हुई है। ऐसी रचनाएं लेखक स्वयं अनुभवों से गुजरकर ही लिख सकता है, किसी से प्रेरित होकर नहीं। उनका इस विषय पर कहना है, লেখার প্রেরণা সেটা লেখার ইচ্ছে, আর কোনো বাড়তি প্রেরণা ছিল না। হঠাৎ একদিন ইচ্ছে হলো লিখে ফেললাম, এইটাই প্রেরণা। দেখুন, চরিত্রের সৃষ্টি যখন করা হয়, সব লেখক লেখিকাই হয়তো বলবেন সেটা কাল্পনিক, অবশ্যই, আবার কাল্পনিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য। এই একটা আশ্চর্য রহস্য, কাল্পনিক অথচ সম্পূর্ণ সত্য। এই হচ্ছে লেখার চরিত্ররা। তারা আমার মধ্যে পরম সত্য হয়ে দেখা দেয়, আমার বিশ্বাসের মধ্যে তারা এসে দাঁড়ায়, কিন্তু তবু তো তারা কাল্পনিক, তারা তো সত্যিকারের মানুষ নয়। रूढ़िवादी संयुक्त परिवार के प्रतिबंधों में बचपन बिताने के कारण अंदर एक विद्रोह की भावना जाग उठी थी कि जीवन में स्त्री को ही उसके अधिकारों और स्वतंत्रता से क्यों वंचित रखा जाता है। नारी के आत्मसम्मान को सर्वाधिक महत्व देते हुए उस पर होते सामाजिक अन्याय के खिलाफ इन्होंने भरपूर लिखा है। अक्सर पुरुष वर्ग अपनी दुर्बलताओं से हुई असफलताओं का कारण नारी को बताने लगता है। अपनी कमजोरियों को नारी पर डालकर पुरुष स्वयं स्वतंत्र रहता है। ये सब देख आशापूर्णा की नारी पात्र पुरुष से बाहरी विरोध न कर अपने आंतरिक विकास पर अधिक बल देती है। लेखिका की नारी पात्र अपरिचित कोनों और रसोई घर से बाहर निकलकर स्वतंत्र परिवेश में जीते हुए भी मां, बहन, बेटी और पत्नी का ममता भरा रूप सुरक्षित रखे दिखती है। आशापूर्णा ने उच्च वर्गीय परिवारों की नारी का भी दयनीय और सजीव चित्रण किया है, जहां वो शिक्षित होकर भी कोई निर्णय नहीं ले पाती। आशापूर्णा आधुनिक भारतीय नारी से संबंधित विषयों के मुद्दे उठाते हुए विवेक पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था की कामना करती हैं। एक ऐसे आदर्श भारतीय घरेलू जीवन का स्वप्न देखती हैं जिसमें मानव मूल्यों की पुष्टि करते हुए स्त्रियों को भी वही अधिकार और इज्जत मिले जो पुरुषों को मिलती है। আগেকার চেয়ে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি অবশ্যই হয়েছে, কারণ তাদের এখন অবরোধের মধ্যে থেকে অনেক কিছু অধিকারহীনতার যন্ত্রণায় খাঁচার পাখির মতো ছটফট করতে হচ্ছে না। কিন্তু তবুও বলবো যে আজও মেয়েরা মনে মনে নিজেকে সেই খাঁচার পাখি বলেই মনে করে এবং ছটফট না তাদের কামে, তারা এখনো ছটফট করছে যে আমরা কিছু পেলাম না। কেন তারা ভাবে আমরা কিছু পেলাম না? তার মানে আমি নিজেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি যে
তাদের মধ্যে অসন্তোষ তাদেরকে এই যন্ত্রণা দিচ্ছে। তারা যা পেয়েছে তার থেকে অনেক বেশি পেতে চায়, কিন্তু সমাজ তাকে দিচ্ছে না। পুরুষ শাসিত সমাজ থাকবেই। এখনো তারা মেয়েদের হাতে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা তুলে দেয়নি। उन्होंने स्त्रियों की असहाय हालत और अनकही पीड़ा को महसूस किया और देखा। उस पीड़ा के प्रति विद्रोह का विशाल पर्वत जो उनके अंदर खड़ा हुआ, उसने उनके विचार स्त्रियों के सुख दुख पर केंद्रित कर दिए और उनकी रचनाएं नारी को उसका हक दिलवाने के स्वर से भर गईं। वो स्वयं स्वीकार करती हैं कि उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति की नायिका सत्यवती उनके अंतर के विद्रोह की प्रतीक है, जो पारंपरिक सामाजिक प्रथाओं की त्रुटियां देखकर उनके खिलाफ आवाज उठाती है। She used to do everything in the house, and if you just saw her coming out of the kitchen with haldi in her hand and wearing this special one piece of cloth, because her mother-in-law was very particular about touching this, touching that, and it's a wet piece of cloth she had to cook in and all that. She did all that, and then she would write. It's an amazing life that she's led. People would think that we have a hard life because I am a single mother, bringing up my children, working outside, working at home, and writing. That's a hard life from outside. And people think that she has a simple life because she is a domestic person at home. One cannot imagine the struggle that she's gone through. It's a struggle that is not seen from outside. प्रथम प्रतिश्रुति, सवर्णलता और वकुल कथा, इन 3 उपन्यासों में आशापूर्णा ने 3 पीढ़ियों के इतिहास को पकड़ने की कोशिश की है। ये तीनों, मां, उसकी बेटी और बेटी की बेटी यानी पौत्री, इन तीनों की जिंदगी से जुड़े हुए उपन्यास हैं। भारतीय नारी के जीवन के दुख दर्द को, उसके अवसाद को, उनकी महत्वाकांक्षा किस ढंग से दबा दी जाती है, उसको लेकर ये उपन्यास लिखे गए हैं। तीनों का अंत दुखद है, परंतु इस दुखद स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नारी अब घर के 4 दीवारों में बंद नहीं रहना चाहती, वो दरवाजा खोलकर निकल आना चाहती है और कहना चाहती है कि मेरा भी एक अस्तित्व है। ये बंगाली मध्यवर्गीय परिवार की दुखद कथा बयान करते हैं कि कैसे समाज नारी को मानसिक और शारीरिक रूप से शत विक्षत करता है, किस तरह उसे कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता और अंत में मां बाप, पति, बेटी बेटों द्वारा वो अकेली छोड़ दी जाती है। हमारा इतिहास हमें ढके छिपे घरों की घटनाओं का ब्यौरा नहीं देता, जबकि वहां भी उथल पुथल होती है, विद्रोह के आंदोलन होते हैं, मुक्ति के लिए तड़पन है। ये सब हमें आशापूर्णा के उपन्यासों में मिलता है। আমার মতে আমার লেখা সবচেয়ে ভালো কোনটা এটা বলা আমার পক্ষে শক্ত, কারণ অনেকে পাঠক পাঠিকা যাকে খুব ভালো বলে গণ্য করেন, আমার কাছে সেটা খুব ভালো বলে মনে হয় না। মনে হয় কিছু বাকি আছে, কিছু খামতি আছে, হয়তো আরো ভালো করে বলতে পারা উচিত ছিল, পারিনি। আর নিজের লেখা কখনোই আমাকে সন্তুষ্ট করে না, মনে হয় আরো ভালো হলে আরো ভালো হতো। তবে সবাই যখন ভালো বলে গণ্য করেন তখন মনে মনে মেনে নিই এই পর্যন্ত। आशापूर्णा की चिंता का केंद्र बिंदु ये है कि इस समाज में पुरुष की बड़ी से बड़ी गलती को अनदेखा कर दिया जाता है, परंतु नारी की छोटी सी गलती भी क्यों अनदेखी नहीं की जाती? क्यों उस गलती के लिए उसे जीवन भर समाज और परिवार के अवरोधों और तानों को सहना पड़ता है? उसे जिंदा रहने के मूल अधिकार तो नहीं मिलते, पर पूरे कर्तव्य और दायित्व उसके ऊपर क्यों डाल दिए जाते हैं? पूरा जीवन भारतीय नारी जीवित होकर भी जिंदा होने के एहसास को क्यों तरसती है?
लेखिका की भरसक कोशिश यही रही है कि अपनी रचनाओं की स्त्री पात्रों को वो पुरुषों जैसी प्रतिष्ठा और मर्यादा दे। उनके लेखन में भाव, भाषा, मुहावरों के साथ-साथ जीवंत संवाद, शिल्प और कथा न्यास को उन्होंने एक नई जमीन और पहचान दी है। उनकी कहानियों में जहां एक ओर प्रेम का एक विस्तृत फलक मिलता है, वहां दूसरी ओर एक निम्न मध्यवर्गीय जीवन के प्रति सामाजिक चिंता भी निहित होती है। इन दोनों का समन्वय उन्होंने जिस कलात्मक कुशलता से किया है वो भारतीय साहित्य में बहुत देखने को नहीं मिलता। आज भी निरंतर वो जिस प्रकार कथा साहित्य के लेखन में जुटी हुई है, वो देख के जो नई पीढ़ी के लेखक हैं उन्हें बहुत बड़े उत्साह का बोध होता है कि हमारे बीच एक ऐसी बड़ी लेखिका है जो तमाम चीजों को समेटकर बहुत बड़ी दृष्टि से एक परिवेश के माध्यम से सारे विश्व को देख पा रही है। समाज तक अपनी आवाज को पहुंचाने की इच्छा इतनी प्रबल है आशापूर्णा में कि अस्वस्थ शरीर होने पर भी वो पूरी आस्था से लिखने में व्यस्त हैं। किसी ने पूछा कि अभी भी आप लिखती हैं? तो कहा कि जिस दिन लिखना बंद हो जाएगा उस दिन भी मैं समाप्त हो जाऊंगी। चल फिर नहीं पाती, इसलिए पूरी दुनिया कमरे तक ही सिमट कर रह गई है, परंतु लिखने की गति की तीव्रता आज भी कम नहीं हुई है। निरंतर लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भी आशापूर्णा ने अपने गृहस्थ जीवन में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। She is extremely aware of the fact that people must never say that she has neglected her family duties in order to fulfill her public duties. So, in order to be a writer, in order to be an artist, कलाकार होने के लिए, she has not forgotten to be a housewife. And she has not neglected any of her duties. This is very important to her. पति की मृत्यु के बाद अकेले बेटी और बेटे को पाला तथा पूरी जिम्मेदारियों को हिम्मत से निभाया। बेटे सुशांत कुमार गुप्ता की पत्नी नुपुर विवाह के समय 18 वर्ष की थी, जिसे आशापूर्णा ने वो सब दिया जिससे वो स्वयं वंचित रह गई थी। उन्होंने दोहरी जिंदगी नहीं जी। यदि वो नारी को अधिकार देने की बात करती हैं, तो उन्होंने स्वयं अपनी बहू को पूरे अधिकार दिए भी। उनकी मदद से ही नुपुर पीएचडी कर सकी। She was always by my side, helping me, encouraging me. Even when my first child was born, daughter, then also I was very much sorry, and that maybe that my studies would be interrupted. But so fortunate was I that it was not at all interrupted, but just the other way around, and she encouraged me to continue my studies further and further. As a person, she is such a loving character. Her nature is very soft, sober and affectionate. And it is only for us to realize that how affectionate she is, not only to me or to her son or to her daughter or to the near relations, but actually she is affectionate by nature, very generous and very broad-minded. आशापूर्णा ने समाज को अपनी रचनाओं द्वारा नई चेतना और विचारधारा दी है। उनके इसी योगदान के लिए समाज ने उन्हें अनेक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। 1954 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लीला पुरस्कार तथा भुवन मोहिनी दासी स्वर्ण पदक से, 1967 में भारतीय ज्ञानपीठ के साहित्य पुरस्कार से, जो बंगला उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति पर मिला था। একটা বিশেষ প্রধান পুরস্কার পাওয়া অবশ্যই খুবই আনন্দের, তবে সেটা আমার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।
আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেতে পারি বা পাবার যোগ্য। পেলাম, সেটা ঈশ্বরের দান বলে মনে করলাম। 1976 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। साहित्य अकादमी ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया अपनी फेलोशिप देकर। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट डिग्री की उपाधि देकर सम्मानित किया है। आशापूर्णा का कहना है, साहित्य का कार्य मात्र मनोरंजन प्रस्तुत करना ही नहीं, वो तो राष्ट्र की शिक्षा और संस्कृति का परिचय स्तंभ होता है। साहित्य का दायित्व है अतीत की निधि को सुरक्षित रखना, वर्तमान को गतिमय बनाना और भविष्य की रूप रचना प्रस्तुत करना। अस्वस्थ होने के कारण आज वो समाज की घटनाओं को देख नहीं पाती, परंतु पत्र पत्रिकाओं के जरिए वो आज भी समाज से जुड़ी हैं। এখনো লিখে চলেছি অবশ্য, তবে অসুস্থতার জন্যে বেশি হয়ে ওঠে না একসঙ্গে। মনের মধ্যে হয়তো অজস্র কথা পাক খায়, কিন্তু সেগুলো কাগজে ধরার দিতে সময় লাগে, কষ্ট হয়। তবু লিখে চলেছি যা মনে আসছে, যে মানুষদের দেখছি, যে সমাজকে দেখছি, ঘরে বসে বাইরে না বেরিয়েও যা দেখতে পাচ্ছি সেইগুলো লিখে চলবার চেষ্টা করি। এবং তার সঙ্গে বহুদিন আগের স্মৃতিগুলো ধরা যায়। স্মৃতির সমুদ্র আছড়ায়, বাস্তব এসে ধরা যায়, আর স্বপ্ন, তার মধ্যে স্বপ্নও আছে। স্বপ্ন, কল্পনা, বাস্তব এবং স্মৃতি, এই চারটে জিনিস নিয়ে আমার এখনকার লেখা। बदलते युग को देखकर कहती हैं, आज परिवर्तन के कारण समाज का रूढ़ ढांचा अब नहीं रहा है। स्त्रियों ने भी वैधानिक स्थिरता पाली है। बंद दुनिया से बाहर आकर मजबूत धरातल पर खड़ी हो रही हैं। इसे मैं दैवीय आशीर्वाद समझती हूं कि मैं इस सामाजिक परिवर्तन की गवाह रही हूं। जहां तक कि नारी की भावनाओं, नारी की संवेदनाओं की बात है, आशापूर्णा से बढ़कर संभवतः संपूर्ण भारतीय साहित्य में कोई भी लेखक नहीं लिख पाया। उनकी महत्वपूर्ण कृति प्रथम प्रतिश्रुति, वो कुल मिलाकर नारी के संघर्ष की कहानी है। बंगाल के पाठकों ने उसको जितनी तन्मयता से पढ़ा और उसके बाद बंगाल के बाद भारत के दूसरे प्रांतों के पाठकों ने उसको जितने अपनत्व से स्वीकार किया, वो एक किसी भी लेखक के लिए उपलब्धि समझी जाएगी। आशापूर्णा ने वही लिखा जो देखा, अपने परिचित क्षेत्र से बाहर पांव नहीं रखा। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में वास्तविकता की जमीन पर ही कल्पना के पात्र पलते हैं। आज की सामाजिक हालत पर उनका कहना है, আসল কথা, আমি আমার বলার কথা সারা জীবন বলে এসেছি। আমার গল্প উপন্যাসের মধ্যে, আমার প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে, আমার ভাষণের মধ্যে, অনেক এমনকি সাক্ষাৎকারের মনেও বলে এসেছি, বলে চলেছি। সেগুলোও যেমন সত্য, আবার এখনো নতুন কথা বলার সময় এসেছে, সেটাও তেমন সত্য। নতুন তো ফুরোয় না। আমার জন্মের সময় থেকে, মানে আমার লেখিকা জীবন জন্ম সময় থেকে সময় পেয়েছে প্রায় 70-72 বছর কাল। এর মধ্যে তো সমাজ ব্যবস্থা অনেক বদলাচ্ছে, মানুষের চেহারাও বদলাচ্ছে। একদা যে মানুষকে আমরা দেখতাম, সে মানুষকে আর আজকাল দেখতে পাই না। সেই মানুষের মধ্যে সৎ ছিল, নির্লোভতা ছিল, ধর্মজ্ঞান ছিল, সত্যিকারের একটা মানবিকতা বোধ ছিল। আজকে যেন মনে হয় আজকের মানুষ সেই সমস্ত গুণ হারিয়ে ফেলে একটা পাথরের পুতুলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে।
কোথায় নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হয় দেখবার জন্যে। তাদের হৃদয় নেই, তাদের মানবিকতা বোধ নেই, তাদের মমতা নেই, তাদের সত্যবোধ নেই, ধর্মবোধ নেই, এমনকি সে যে মানুষ সেই বোধটাও তার মধ্যে নেই।